दोस्तों, मैं पूर्णिमा भटनागर हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। जाने मन। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, कहानी प्रस्तुत है जाने मन। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। इंसानों की तरह ऑफिसों का भी एक मिजाज हुआ करता है, मतलब एक खास तरह का सेटअप या वाइब्स होती है। एनसीआर में स्थित एक सरकारी कार्यालय का मिजाज आजकल कुछ ज्यादा ही रोमानी हो चला था। अमूमन ऐसा ऑफिस में तभी होता है जब किसी खूबसूरत या युवा महिला की मौजूदगी होती है। इस सो कॉल्ड जगह में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मिस कोकिला की वहां एंट्री हुई। जवान क्या, बूढ़े भी सजने संवरने लगे थे और कुछ कुछ होता है जैसी फीलिंग को महसूस करने लगे थे। कोकिला जी थी ही ऐसी, गेहुआ रंग, खड़ी नाक, बोलती कजरारी बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर खेलती मुस्कान जो मुर्दे को भी कब्र से उठने को मजबूर कर दे। कद काठी ऐसी जैसे खजुराहो के मंदिर में उकेरी गई मूर्ति। कपड़ों के चुनाव का और उनको पहनने के सलीके का तो क्या ही कहना। गहरे गले का ब्लाउज और उस पर फ्लोटिंग यानी लहराता साड़ी का पल्लू, उसको देखकर गाने का मन करता। जाने मन जाने मन। जब वो हंसती थी तो बरबस ही एक गाना याद आ जाता था। लब हिले तो मोंगरे के फूल खिलते हैं कहीं, उस पर उसकी अदाएं हाय हाय। सुना था स्त्री का सौंदर्य उसके शरीर और रंग रूप में न होकर उसकी दिलावेज अदाओं में होता है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में भी शेक्सपियर ने यही दिखाने की कोशिश की है कि क्लियोपैट्रा शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं थी, मगर उसकी अदाओं के सामने हर मर्द खुद को बेबस महसूस करता था। कोकिला के कदम ऑफिस में पड़ते तो बरबस ही सबके दिलों में एक गाना बजने लगता। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूब का तस्वुर कोकिला को देखकर हकीकत बन जाया करता था। अब बात करते हैं निरंजन की। इस ऑफिस का एक एम्प्लॉय कोकिला को लेकर निरंजन ने भी एक सपना देखना शुरू कर दिया था, कोकिला से शादी का, क्योंकि उसके घर वाले उस पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। कोकिला से मिलने से पहले निरंजन शादी के बारे में एक प्रैक्टिकल सोच रखता था। लव मैरिज से ज्यादा वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में विश्वास रखता था। वो मानता था शादी की सक्सेस रोमांस पर नहीं, आर्थिक मजबूती पर निर्भर करती है। इस फलसफे के मद्देनजर उसने ऑफिस की एक महिला साथी पद्मा के साथ नजदीकियां बनानी शुरू कर दी थी। पद्मा साधारण सूरत शक्ल वाली सीधी सादी लड़की थी। निरंजन के अनुसार वो एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल थी, क्योंकि वो बहस नहीं करती थी और बहुत जल्दी बात मान लेती थी। इसके लिए निरंजन ने कुछ पैतरे अपनाने भी शुरू कर दिए थे। 1:30 बजते ही वो पद्मा से कहता, चलो कैंटीन में चाय पीने चलते। चाय के लिए कैंटीन में दोनों साथ जाने लगे थे। चाय का पेमेंट भी निरंजन करता था, उसको नहीं करने देता था। आखिर भविष्य में पद्मा की सैलरी उसके ही तो काम आने वाली है। एक अच्छा फ्लैट, बड़ी सी गाड़ी, छुट्टियों में भारत भ्रमण और संभव हुआ तो विदेश भ्रमण भी। थोड़े दिनों के बाद निरंजन ने कहना शुरू किया, तुम्हारे साथ चाय पीने की आदत सी हो गई है। पता है, जब कमरे में मैं अकेले चाय पीता हूँ तो स्वाद ही नहीं आता है। रिएक्शन में पद्मा नजरें नीची करके मुस्कुरा देती। ऐसे में निरंजन कहना चाहता था, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद है, परंतु कह नहीं पा रहा था क्योंकि इस अदा में ऐसा कुछ खास था भी नहीं और झूठ भी एक सीमा तक बोलना ठीक लगता है। निरंजन को भी लग रहा था जल्दी ही वो अपने दिल की नहीं अपने हकीकत पसंद दिमाग में चल रही बात पद्मा से कह दे, मगर ऐसा हो ना सका। ऐसा होना नहीं था, हालांकि ऐसा हो सकता था। कोकिला के आने और उससे मिलने के बाद निरंजन के दिमाग पर दिल हावी होने लगा था। कोकिला ऑफिस के जवान, बूढ़े और अधेड़ हर उम्र के मर्द के दिल पर दस्तक दे रही थी और निरंजन भी इससे अछूता नहीं था और उसका हक भी था कोकिला के केस में, क्योंकि वो यंग एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था अधेड़ों और शादीशुदा लोगों के बीच।
शादी को लेकर निरंजन का फलसफा गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। सुंदर पत्नी, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ अगर रोमांस का तड़का जीवन में लग जाए तो जिंदगी कितनी खट्टी मीठी हो जाएगी। डिजिटल ज्ञान ऑफिस में केवल 3 लोगों के पास था, पद्मा, निरंजन और सचिन, जो निरंजन के अंडर में काम कर रहा था। बाकी सब पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे थे। कोकिला ने आर्ट से पढ़ाई की थी, सो उसका टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी काम चलाऊ था। दूसरी, उसकी इंग्लिश की टाइपिंग पर पकड़ कमजोर थी, सो उसको किसी हमदर्द टाइपिस्ट की जरूरत रहती थी। पद्मा अपने काम में बिजी रहती थी और कोकिला को कोई लिफ्ट नहीं देती थी। सचिन अभी छोटा था, मात्र 25 साल की उम्र थी, इंटर्न ही था। निरंजन उसका बॉस था, इसलिए निरंजन ने अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए खुद को कोकिला के सामने प्रस्तुत किया। आप मेरे पास आकर बैठिए, मैं ड्राफ्ट बना देता हूँ और टाइप भी कर देता हूँ। मुस्कुराकर बड़ी अदा से हाथ सर तक ले जाकर शुक्रिया कहने की कोकिला की अदा ने तो निरंजन को अंदर तक गुदगुदा दिया था, जैसे किसी भटकते जहाज को किनारा दिखाई दे जाए। ये सिलसिला चल निकला। अब हर दिन घंटा भर कोकिला उसके पास बैठती और निरंजन लेडीज परफ्यूम का आनंद लेते हुए दिमाग के थर्मामीटर पर नापता कि कोकिला कितनी नजदीक आ रही है, और उसके कानों में एक गाना बजने लगता। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन कोकिला ने कहा, आप मेरे लिए परमेश्वर बनकर आए हैं। निरंजन का दिल पल्लियों उछलने लगा। अब परमेश्वर से पति परमेश्वर तक का फासला तय करना था। कमबख्त बस या ट्रेन कितनी भी लेट चलकर मंजिल तक का फासला तय करे, उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी इस फासले में, मतलब इश्क वाले फासले में। मन हुआ कह दे वही पुराना जुमला, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद है, मगर नहीं, अभी नहीं, अभी जल्दबाजी होगी, किसी के आगे बिछ ही जाओ, क्या ये ठीक लगता है? पद्मा देख रही थी बदलते हुए निरंजन को। वो किसी और ही दुनिया में था। 1-2 बार उसने चाय की याद दिलाई तो निरंजन टाल गया। तुम चलो, मैं आता हूं काम खत्म करके। और काम किसका? कोकिला का। पद्मा ने कहना ही छोड़ दिया। निरंजन के बदलाव को और उसके अटेंशन को वो बखूबी समझ रही थी। एक दिन कोकिला ने कहा, नीर, ये 2 पेपर और हैं। नीर सुनकर निरंजन का दिल जोर से धड़का। मैं तुम्हें नीर कह सकती हूँ? दरअसल दोस्ती में मुझे शॉर्ट नेम से पुकारना अच्छा लगता है। अरे वाह, इतने कम समय में बात दोस्ती पर आ गई। नीर का दिल मतलब निरंजन का दिल मोहब्बत की नदी में नीर की तरह बहने लगा था, होते भी लगाने लगा था। उसको लगने लगा था कि कोकिला भी कुछ न जाने क्यों ऐसे मोड़ पर इश्क में गिरफ्तार शख्स को यकीन होने लगता है कि दिल चुराने वाला माशूक भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है जो आशिक कर रहा है। मगर अफसोस, ये मुगालता कभी कभी खत्म सा होता दिखता था। कोकिला का व्यवहार भी एक पहेली की तरह था। कभी सिग्नल ग्रीन होता तो कभी अचानक रेड हो जाता। एक दिन हुआ कुछ ऐसा। उस दिन आशीष सर ऑफिस में नहीं थे। आशीष सर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट थे और उनके अंडर में ही सब काम करते थे। बड़े बॉस मिस्टर अजय खन्ना ऊपर के फ्लोर पर बैठते थे और कभी कभी आते थे। आशीष सर काम और अनुशासन के मामले में काफी सख्त थे। खन्ना जी आशीष सर पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए रोज नहीं आते थे क्योंकि उनको सर्कल ऑफिस का काम भी देखना होता था। आज बॉस की अनुपस्थिति में सबकी मौज आ गई थी। उस दिन कोकिला को उसी मीठे अंदाज में निरंजन ने ऑफिस की मंडली और मिश्रा जी से बात करते देख लिया था। मिश्रा जी 55 की उम्र, हर समय पसीने की बदबू बगल से आती हुई। उनकी कमीज हफ्ते में ही धुलती थी, दाढ़ी भी 10 दिन बाद बनती थी, कपड़ों पर कभी इस्त्री नहीं होती थी। उस पर हमेशा धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा करने को आतुर। जब कोई टोकता तो मिश्रा जी कहते, हम ठहरे फिलॉसफर, बेपरवाह, दुनिया से गाफिल। लेकिन आजकल गजब का मेकओवर देखने को मिलता था मिश्रा जी का। बालों में काले मां, ट्रिम्ड दाढ़ी और कमीज परफ्यूम में नहाई हुई। हुआ यूं कि कोकिला मिश्रा जी और गोविंद जी से बतिया रही थी। गोविंद जी का शायरी का ज्ञान अगाध था।
और अपना शायरी का हथियार वो कोकिला को मुतासिर करने में इस्तेमाल कर रहे थे। कोकिला इरशाद इरशाद कह रही थी। मिश्रा जी ने कहा, आपका नाम कोकिला किसने रखा है? बेशक आप कोयल जैसी आवाज की मलिका हैं, मगर आपका रंग एकदम उलट है कोयल से। कोकिला तो काली होती है, मगर आपका तो इतना उजला रंग है। दूर से देख रहे निरंजन को गुस्सा आ गया। ये क्या? कोकिला का रंग गे हुआ था। मिश्रा जी के चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया है कहीं? आखिर झूठ परोसने की भी हद होती है। और गोविंद जी को देखो, हमेशा कहते हैं अब उम्र हो चली है, भूलने लगा हूँ, मगर सारी इश्किया शायरी इन्हें आज ही याद आ रही है क्या? अब उम्र क्या पीछे जा रही है? कैसे झूम झूम के आशिकाना स्टाइल में शायरी सुना रहे हैं और कोकिला लट्टू हो रही है। जुल्फों पर शेर सुना रहे हैं, खुद का गंजा सर नहीं दिखाई दे रहा है इस बंदे को। और अब तो हद ही कर दी इन्होंने, बोसे पर शेर सुना रहे हैं। एक बोसा होठों पर फैला तबस्सुम बन गया। जो हरारत थी मेरी उसके बदन में आ गई। सब वाह वाह करके झूम उठे। एक और हो जाए। इस आग्रह के बाद गोविंद जी को और प्रेरणा मिली। दूसरा शेर पेश किया। बेखुदी में ले लिया बोसा, खता कीजिए मुआफ, ये दिले बेताब की सारी खता थी, मैं न था। दूर खड़ा निरंजन कुढ़ा हुआ सा उन लोगों को देख रहा था। हद कर दी इस बुढ़ाऊ ने। निरंजन जैसा नौजवान भी कोकिला के सामीप्य में इतना रोमांटिक नहीं होता है। होता होगा, मगर इस रोमांस को जाहिर करने की हिम्मत नहीं रखता है। मगर इस गोविंद जी की हालत तो देखो, कैसे अपने उमड़ते हुए अतिशय रोमांस में बहे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, और इस मुगालते में है कि कोकिला इन्हें बचाएगी। अपनी बीवी को देखकर बूसा याद नहीं आता इनको। और ये कोकिला भी क्या सबको ऐसे ही दाने डालती रहती है? कम से कम जिस प्यार भरे स्टाइल में वो निरंजन से बात करती है, अपनापन दिखाती है, उसको मिश्रा जी और गोविंद जी जैसे तटपुंजी और दो कौड़ी के अधेड़ लोगों पर क्यों वेस्ट करती है? उसको याद आया कि बीए में अंग्रेजी साहित्य में एक कविता पढ़ी थी, माय लास्ट डचेस। उसमें ड्यूक कहता है कि उसकी दिवंगत पत्नी की एक बहुत खराब आदत थी। जब उसे उसका पति ड्यूक महंगे उपहार देता था तो वो खुश हो जाती थी और शुक्रिया कहती थी। लेकिन काबिले एतराज बात ये थी कि उतने ही प्यार और एहसान के साथ वो महल के नौकरों के साथ भी पेश आती थी जब वो लोग उसको एक फूल या कोई साधारण वस्तु उपहार में दिया करते थे। आज निरंजन को ड्यूक का दर्द समझ आ गया था। निरंजन कुढ़ा सा देख ही रहा था, तभी पीछे से सचिन की आवाज आई। सर, देख रहे हैं मिश्रा जी की आध्यात्मिकता और धार्मिकता कैसे धराशायी हो रही है? हाँ, उनके अंदर का फिलॉसफर मर रहा है और अंदर दबा हुआ कासनोवा अंगड़ाई ले रहा है, एक ठंडी आह भरकर निरंजन ने कहा। सचिन ने जुमला उछाला। रोज रोज घर में खिचड़ी खाने को मिलती है, अब अगर बिरयानी खाने को मिल रही है तो कौन ना करेगा सर। मिश्रा जी को मिश्री मिल गई है। छोड़ो इनको, चाय पीने चलते हैं, निरंजन ने कहा। मगर पद्मा मैडम तो चाय पीकर जा चुकी हैं, सचिन ने कटाक्ष किया। पद्मा का नाम सुनकर निरंजन छीप गया। दूसरे दिन भी आशीष सर नहीं आए थे, सो आज गाने की महफिल अपने शबाब पर थी, जिसका आगाज कोकिला ने किया था। उसका ये पेट डायलॉग हुआ करता था, हम सब एक फैमिली हैं। आज निरंजन भी महफिल में आकर बैठ गया। शुरुआत में मिश्रा जी ने माँ दुर्गा का एक भजन गाया जिसने सबका मूड खराब करके रख दिया। लगा जैसे एक कुनैन की गोली जबरदस्ती सबके मुंह में रख दी हो। उर्वशी और मेनका सरीखी कोकिला की उपस्थिति में माँ दुर्गा का विचार किसी को रास नहीं आ रहा था। पास के चैम्बर से रणदीप बाबू भी भागकर महफिल में आ धमके। गाना अच्छा गाते थे, सो उन्होंने समा बांध दिया। कोकिला वाह वाह कह रही थी और निरंजन का दिल हाय हाय कर रहा था। हर कोई इंसान ऑफिस में अपने हुनर से कोकिला को प्रभावित करना चाह रहा था, चाहे वो शायरी हो या संगीत। निरंजन भी ठीक ठाक गा लेता था, लेकिन कुछ दिनों से आउट ऑफ प्रैक्टिस था। उसको लगा कि अब उसको गाने का रियाज फिर से शुरू करना होगा कोकिला की खातिर। अंत में कोकिला से गाने के लिए विनती की गई और बड़े मान मनुहार के बाद कोकिला जी गाने के लिए तैयार हुई। गाना शुरू हुआ। निरंजन के लिए इतना बेसुरा संगीत
बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन गाना खत्म होने पर लोगों में एक कंपटीशन सा हो गया कोकिला की तारीफ करने का। मिश्रा जी ने कहा, अब आपका नाम सूट कर रहा है आप पर। कोकिला खिलखिला कर हंस दी और उसी कातिलाना अंदाज में हाथ सर तक ले जाकर शुक्रिया कहा, निरंजन जैसे 10वें माले से जमीन पर आ गिरा हो। थोड़े दिनों की कश्मकश के बाद निरंजन खुद को यकीन दिलाने लगा, मिश्रा जी और गोविंद जी जैसे बुढ़ाओं से उसको कोई खतरा नहीं है। पुराने और काले पड़ गए गुड़ पर तो मक्खी भी नहीं भिनभिनाती है। मगर एक बात तय है, शादी के बाद वो कोकिला से साफ साफ कह देगा कि इन अदाओं को कोकिला उसके लिए महफूज रखे, दूसरों को रिझाना छोड़ दे। फिर दूसरा विचार आया, क्या पता यही उसका बात करने का स्वाभाविक तरीका हो। निरंजन ने ही कहीं कुछ ज्यादा ही सोच लिया हो। निरंजन को 2 दिन के लिए ऑडिट करने दूसरे ऑफिस जाना था। जाते समय उसने कोकिला से कहा, परेशान मत होना, मैं आकर तुम्हारा सारा काम निपटा दूंगा। 2 दिन बाद आकर देखता है कोकिला सचिन के पास कुर्सी पर बैठी है और सचिन उसके पेपर्स अपलोड कर रहा है। दोनों ने अभी तक निरंजन को नहीं देखा था। सचिन के चेहरे से खुशी फूट रही थी। चेहरा क्या, अंग अंग से खुशी झांक रही थी, मानो उसका दिल कह रहा हो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। निरंजन को गुस्सा आ रहा था। 2 दिन वो नहीं था, कोकिला को इंतजार करना गवारा ना हुआ। और ये सचिन का बच्चा 25 साल का चूजे ने चलना क्या सीख लिया, अब उड़ने की तैयारी करने लगा है। अभी तो प्रोबेशन पर है, साला बॉस को कंपटीशन दे रहा है। कमीने की इतनी हिम्मत। हंसी और मुस्कुराहटों से कोकिला सचिन को सराबोर कर रही थी, उसको सच्ची कहकर बुला रही थी। निरंजन ने अपने कान चौड़े किए। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आखिर में सचिन का न बोला कि नहीं, वाकई में सच्ची ही बुला रही थी। न का तो सचिन शब्द के आखिर में नामो निशान ही नहीं था। इसका मतलब उसका भी नामकरण हो गया है, वो भी कोकिला के दोस्तों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ये नाम निरंजन के दिल पर हथौड़े का काम कर रहा था। सचिन का प्रमोशन निरंजन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको इस गाने का मर्म समझ आ रहा था। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया। निरंजन ने खकार के गला साफ करने के बहाने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों ने चौंक कर देखा। अरे नीर, कब आए? लेकिन कोई बात नहीं, सच्ची ने मेरा सारा काम कर दिया। कोकिला ने अपने चिर परिचित अंदाज में चहक कर कहा। निरंजन ने कोई तवज्जो न देते हुए सचिन से गंभीर स्वर में कहा, तुमने कल की फाइल का काम किया? बॉस की तरह अकड़ कर निरंजन ने पहली बार सचिन से बात की। शाम तक कर दूंगा। शाम नहीं, अभी आधे घंटे में काम मेरी मेज पर होना चाहिए, कहकर निरंजन अपने चेंबर में चला गया। इनडायरेक्टली उसने दोनों को अपनी नाराजगी जताने की कोशिश की थी। सचिन का हाल मनी मन उसने कहा, माना कि जूनियर है, वो उम्र में छोटा है मगर है तो मर्द ही। उसके भी अरमान है, उसका दिल भी धड़कता है कोकिला को देखकर जैसे बॉस का। निरंजन का मूड ऑफ था। अब निरंजन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। कोकिला को बहुत भाव दे दिया है उसने, थोड़ा नीचे उतारना होगा। निरंजन ने सोचा था आज अगर कोकिला आएगी तो वो उसको इंतजार करने को कहेगा। वो जताएगा कि अब वो पहले वाला बेवकूफ निरंजन नहीं है जो सारी फाइल्स एक तरफ रख कर उसका काम करने लग जाता था। अब नहीं चलेगा ये सब, उसने मन में सोचा। ऑल टाइम अवेलेबल होने का टैग उसने हटाने का फैसला किया। मगर दूसरे ही पल दिमाग ने तुरुप का इक्का चला, अगर कोकिला ने इंतजार नहीं किया, जो वो बिल्कुल नहीं करेगी, और फिर सचिन के पास चली गई तो? ऑफिस में चर्चा हो रही थी कोकिला की ब्लैक साड़ी की। रविंद्र बाबू का रोज का रिचुअल था कोकिला की ड्रेस पर टिप्पणी करने का। आज तो मैडम काली साड़ी में है। मिश्रा जी ने कहा, बच के रहिए, बिजली गिर सकती है। और इसके साथ ही एक ठहाका लगा। निरंजन सुन रहा था, वो सोच रहा था ये लोग कभी ये भी ध्यान देते हैं कि इनकी बीवियों ने आज क्या पहना था। तभी कोकिला निरंजन के पास आई। नीर, ये कुछ पेपर्स हैं, मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम टाइप कर दो। ये क्या? इस लड़की को बिल्कुल भी कदर नहीं है उसकी।
उसकी नाराजगी दिखाई नहीं देती उसको। मगर मरता क्या न करता, उसने मौन व्रत धारण करके काम करना शुरू किया। काम के बीच उसने कहा, एक बात कहूं, माइंड मत करना। हाँ कहो। ये काला रंग मत पहना करो। क्यों? आज तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं इस कलर को लेकर। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता ये रंग तुम्हारे ऊपर। निरंजन ने अधिकार जताने की कोशिश की। ओके, जिस दिन पहनूंगी उस दिन तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, कहकर कोकिला हंस दी। निरंजन खींच गया। क्या ये नहीं कह सकती थी? नीर, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है ये रंग मेरे ऊपर तो नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। उसका दिल रख लेती। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए उसे। अजीब है कोकिला। अगले दिन कोकिला आई और थोड़ा गुस्से में थी। आकर निरंजन के पास बैठ गई और कहने लगी, ये आशीष जी अपने को क्या समझते हैं? ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है तो क्या बड़ी तोप हो गए हैं? निरंजन ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है नी, मैं हमेशा कहती हूँ और मानती हूँ, हम सब ऑफिस में एक फैमिली है, दोस्त हैं। आशीष सर के चैम्बर में गई तो कहने लगे, जब काम हो तभी मेरे चैम्बर में आया करो। हाउ रूड, महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है, तो मत जाया करो। हर किसी से बात करने और मिलने की जरूरत क्या है? निरंजन ने बहाने से अपने दिल की बात कह दी। हाँ नीर, तुम ठीक कह रहे हो। निरंजन खुश हुआ। आशीष सर काफी रिजर्व और अपने काम से काम रखने वाले शख्स थे। देखने में आकर्षक, गोरा रंग और लंबी कदकाठी। हेड होने के नाते वो हमेशा अपने चैम्बर में बैठे होते थे। काम के मामले में अव्वल थे, अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। बाद में पता चला कोकिला को एक दो बार तो उन्होंने अपने चैम्बर में आने पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक जब कोकिला ने पास आने की कोशिश की और उनको आशु कहकर बुलाया तो आशीष सर ने डांटते हुए कहा, यह ऑफिस है, क्लब नहीं, अपनी मर्यादा में रहें। मुझे पता चला है मेरी अनुपस्थिति में यहाँ गाने गाए जाते हैं, शायरी होती है, गप्पे होती हैं, आगे से ध्यान रखिए। आशीष सर ने कोकिला का आत्मविश्वास हिला दिया था। जिस कोकिला के एक इशारे पर ऑफिस के बाबू क्या चपड़ासी भी दौड़े आते थे, वहां आशीष सर ने उसकी बेइज्जती कर दी। कुछ दिन तक कोकिला का मूड खराब रहा। निरंजन उसको दुलारता रहा। ये अच्छा मौका था कोकिला के दिल के करीब आने का। आशीष सर को एक महिला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी देर बिना बोले कोकिला बैठी रही, परेशान लग रही थी। क्या बात है, कोई परेशानी? हाँ, परेशानी तो है, कैसे कहूँ? दोस्त मानती हो तो कहो। मुझे LIC की किस्त जमा करनी है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। कितने की किस्त है? निरंजन ने पूछा। 50,000। देखती हूँ कैसे इंतजाम हो। परेशान ना हो, मैं देता हूँ, कहते हुए निरंजन ने मोबाइल पर गूगल पे खोला। थैंक यू नीर, सच्चे दोस्त तुम जैसे ही होते हैं। अपना सौभाग्य समझते हुए निरंजन ने पैसे ट्रांसफर किए। आज जाते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मेरा घर तुम्हें दूर पड़ेगा। नहीं, मुझे उस तरफ जरूरी काम से जाना है। ओके। अब निरंजन ने भी मन ही मन तय कर लिया था, अब वो देर नहीं करेगा विवाह का प्रस्ताव कोकिला के सम्मुख रखने का। निरंजन पूरे जोश में था अपनी उम्मीद की नाव को किनारे लगाने के लिए। उसने सोचा कोकिला को घर तक लिफ्ट देगा और मौका देखकर शादी की बात करेगा। ऑफिस से निकलकर जब वो बाहर आया तो दरबान ने बताया, कोकिला मैम जा चुकी हैं। किसके साथ? निरंजन ने पूछा। खन्ना सर के साथ। तुम्हारा मतलब बड़े साहब के साथ? हाँ, वो शायद आपका इंतजार कर रही थी, तभी बड़े साहब आ गए और उन्होंने मैम को लिफ्ट दी। निरंजन को कुछ समझ नहीं आया। ऑफिस में इन दिनों काफी टेंशन था लोगों में। वजह थी प्रमोशन। कुछ दिनों से बड़े बॉस खन्ना जी ऑफिस में बराबर आ रहे थे, सबके काम को देख रहे थे। प्रमोशन के लिए नाम संस्तुत करना उनकी जिम्मेदारी थी। ऑफिस में 2 प्रमोशन होने थे। आशीष सर का प्रमोशन रीजनल ऑफिस में होना तय था और वो उसके सही हकदार भी थे। रीजनल ऑफिस में रुतबा और ठसका कुछ और ही होता है। सस्पेंस दूसरे नंबर के प्रमोशन पर था। मिश्रा जी रिटायरमेंट के नजदीक थे, सो उनको पूरा विश्वास था उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। रविंद्र जी भी उम्मीद से थे, क्योंकि वो बड़े साहब की मिसेस के आदेशों का पालन करते थे।
घर का सामान बाजार से लाते थे और कभी कभी ड्राइवर के ना उपलब्ध होने पर वो ड्राइवरी भी करते थे मिसेस बॉस की खातिर। बड़े साहब पत्नी की बात नहीं टालेंगे, ऐसा रविंद्र जी को पूरा भरोसा था। निरंजन भी अपने प्रमोशन को लेकर मुतमईन था। डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे था। बड़े बॉस भी उससे बहुत प्रभावित थे। वो प्लान कर रहा था प्रमोशन के बाद ही वो कोकिला को प्रपोज करेगा। आखिर वो दिन भी आ गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। आशीष सर को प्रमोशन मिला, मगर रीजनल ऑफिस में नहीं जहां वो जाना चाहते थे। कल्पना के विपरीत कोकिला को रीजनल ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई सुगबुगाहट थी। आशीष सर गुस्से में तमतमाते हुए बड़े साहब के पास गए। इतने जूनियर बंदे को आपने रीजनल ऑफिस में भेज दिया। खन्ना साहब का जवाब था, बात काम करने की होती है, जूनियर सीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी ही रिपोर्ट थी कि वो डेडलाइन से बहुत पहले अपनी फाइल सबमिट कर देती है। रीजनल ऑफिस में ऐसे ही स्मार्ट और एफिशिएंट लोगों की जरूरत होती है। ऑफिस में मातम पस रहा था। नीचे आकर जब आशीष सर ने ये बात बताई तो सब निरंजन की ओर देखने लगे और कहने लगे, और मैडम का काम करो, देख लिया नतीजा भलाई करने का। निरंजन चुप रहा। कल ही मैडम कोकिला रीजनल ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं, कहकर आशीष सर अपने कमरे की तरफ चले गए। मिश्रा जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, ये लेडी तो बड़ी तोप निकली, कब को इसने साहब को पटा लिया पता ही नहीं चला। शामू ने कहा, जो ऑफिस में चपरासी था, मैं तो आप लोगों को बताने ही वाला था। क्या? सबने आश्चर्य से उससे पूछा। मैडम बहुत दिनों से साहिब के साथ गाड़ी में जा रही थी। कुछ दिनों से सबकी नजर बचाकर साहब के चेंबर में भी मैंने उनको जाते देखा। बड़ी शातिर महिला है ये, गोविंद जी बोले। फिर दर्द भरी आवाज में कहा, मैडम कल जा रही है, मेरे पैसे उनको देने हैं। क्या? आपसे भी लिए थे? मिश्रा जी ने पूछा। गोविंद जी का बुझा बुझा सा जवाब आया, हाँ 20,000 कह रही थी, LIC की किस्त देनी है। अरे ठीक यही बात कहकर उसने मुझसे भी 10,000 लिए थे। मिश्रा जी का दिल रो रहा था। मिश्रा जी जैसे कंजूस आदमी ने कैसे पैसे दे दिए? निरंजन को अब सारा गेम समझ आ रहा था, पर वो चुप रहा। सबके सामने अपनी बेवकूफी जाहिर नहीं करना चाहता था, ये कहकर कि उसको तो 50,000 का चूना लगा दिया है मैडम ने। मिश्रा जी ने कहा, कल मैडम आएंगी तो हम सब कहेंगे, हमारा हिसाब साफ करके जाइएगा। एकदम सही बात है, डन। सबने एक स्वर में हामी भरी। अगला दिन कोकिला तूफानी अंदाज में आई। NOC जैसे काम जल्दी से पूरे करने लगी। लोग आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि जैसे ही मैडम फ्री होती है उनसे बात की जाएगी। कोई 2 घंटे के बाद कोकिला आई और सबसे मुखातिब हुई। सबने मजबूरी में शिष्टाचारवश बधाई दी। कोकिला आंखों में आंसू भरकर भावुक होने का ड्रामा करते हुए कहने लगी, मैं आप सबको कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतना अच्छा स्टाफ मुझे शायद ही मिले। बहुत मिस करूंगी आप सबको। कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया मिश्रा जी की तरफ। मिश्रा जी, ऐसे हाथ मिलाकर बधाई दीजिए ना। और मिश्रा जी ने आज्ञा का पालन करते हुए हाथ बढ़ा दिया। थैंक यू कहकर फिर कोकिला ने गोविंद जी की ओर हाथ बढ़ाया और शिष्टाचार के नाते गोविंद जी ने भी वही किया जो मिश्रा जी ने किया। आपकी शायरी और आपका अंदाज़े बयां तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच दिल को छूने वाले शेर आप सुनाते थे। थैंक यू वेरी मच। अभी और लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कोकिला के हाथ के स्पर्श का सौभाग्य उन्हें भी मिलेगा, मगर कोकिला सबको नो लिफ्ट करते हुए निरंजन से मुखातिब हुई। हाय नीर, तुमसे तो गले मिलना है मुझे, कहकर दोनों बाहें निरंजन के गले में डाल दी। निरंजन को कुछ समझ नहीं आया। वो हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। और लोग भी आश्चर्य में थे कि ऑफिस में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई महिला किसी पुरुष के गले मिल रही हो। तुम्हें ही क्रेडिट देती हूँ इसके लिए डियर, तुम जैसा दोस्त मुझे शायद ही मिले कभी, कहकर कोकिला ने सबसे विदा लेने के अंदाज में कहा, चलती हूँ, टैक्सी वाला बाहर इंतजार कर रहा है, मिलते हैं, बाय। कहकर वो मुड़ी और तीर की तरह तेजी से निकल गई। जब तक कुछ समझ आता लोगों को, कोकिला तो ये जा वो जा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया, या फिर सबकी बोलती बंद हो गई हो।
मिश्रा जी ने कहा, हमसे हाथ मिलाया पर निरंजन बाबू को तो निहाल कर गई कोकिला मैडम। रविंद्र बाबू ने कहा, हमसे तो हाथ भी नहीं मिलाया। सचिन की कमेंट्री आई पीछे से, जिसका जितना हिस्सा उतना सबको मिला। चुटकी लेने में माहिर था सचिन। अपने काम से काम रखो, निरंजन ने उसको टोका। निरंजन ने आह भरी। घड़ी ने 2 बजाए। निरंजन को पद्मा की याद आई। निरंजन कैंटीन की तरफ मुड़ा। अब एकमात्र यही रास्ता बचा था उसके लिए, जो कैंटीन में बैठी चाय पी रही पद्मा की ओर जाता था। उसको गाना गाने को मन कर रहा था। जिस गली में तेरा घर ना हो पद्मा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। पद्मा जैसी सीधी सादी लड़कियां ही ठीक होती हैं गृहस्थी चलाने के लिए। फिर से पद्मा के दर पर दस्तक देनी होगी, सर झुकाना होगा। कैंटीन में पद्मा बैठी थी, जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, और पहले वाले याराना अंदाज में निरंजन ने कहा, आज बहुत दिनों बाद चाय पीने का मजा आएगा पद्मा मैडम के साथ। मैं चाय पी चुकी हूँ, पद्मा ने रूखे स्वर में कहा। तो 1 कप और हो जाए? नहीं, वैसे भी मैं चाय छोड़ रही हूँ, एसिडिटी हो जाती है, कहकर पद्मा ने पर्स उठाया और जाने लगी। निरंजन भी आसानी से पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। पद्मा, चाय नहीं तो समोसा या बर्गर ही ऑर्डर कर देते हैं, पद्मा ने झुंझला कर कहा। नहीं, कहा ना एसिडिटी रहने लगी है, ये चीजें मुझे नुकसान करेंगी। थैंक्स फॉर द ऑफर। पद्मा चली गई और निरंजन उसको जाता देखता रहा। ठीक उसी समय कैंटीन में कोने की टेबल पर बैठे सचिन ने गुनगुनाना शुरू किया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। निरंजन ने मुड़कर देखा। सचिन ने कहा, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। सर, चाय पीते हैं समोसे के साथ। नहीं, मूड नहीं है, कहकर निरंजन उठ खड़ा हुआ। निरंजन बाहर निकल ही रहा था कि सचिन ने गाना शुरू किया। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। अगला दिन ऑफिस में काफी गहमा गहमी थी। एक नई लड़की ज्वाइन करने आई थी। सलवार सूट में सीधी सादी पारंपरिक भारतीय दिखने वाली एंड रीजनेबली गुड लुकिंग। मिश्रा जी सबसे परिचय करा रहे थे। ये है मिस नीरजा, आज ही ज्वाइन किया है। निरंजन की आंखों में चमक आ गई। बड़े उत्साह से वो आगे बढ़ा अपना परिचय देने के लिए। सचिन डेस्कटॉप पे काम करते हुए गुनगुना रहा था। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप कहानी लिखने का शौक़ रखते हैं और अपनी कहानियाँ हमारे चैनल पर प्रसारित करना चाहते हैं, तो आप अपनी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं।